बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू लेक्चर विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। देखें, पीएमडीसी 2023 के सिलेबस में एक पॉइंट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, शॉर्ट पैराग्राफ्स। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है, इसमें क्या रिक्वायर्ड होता है, हम कौन से टिप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। साथ में हम लोग एक पैसेज के थ्रू इसको प्रैक्टिकली एनालाइज भी करेंगे कि हाउ वी हैव टू डील विद द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन इन द पेपर। चलें शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कॉम्प्रिहेंशन। देखें, कॉम्प्रिहेंशन इज़ अ नाउन। ठीक है, और इसका वर्ब है टू कॉम्प्रिहेंड। मीन्स अंडरस्टैंड करना, टू अंडरस्टैंड अ टेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड अ पैराग्राफ, यानी टू अंडरस्टैंड समथिंग। ठीक हो गया। जब हम किसी पीस ऑफ राइटिंग को, किसी लिखे हुए एक पीस को क्रिटिकली और थॉरली पढ़ते हैं। क्रिटिकली का मतलब क्या होता है, इनसाइट डीप लर्निंग, डीप रीडिंग। ठीक है, और थॉरली भी यही कहते हैं कि बिल्कुल अपनी सारी सेंसेस को खोलकर ध्यान से डीपली एक कंसंट्रेशन और अटेंशन को इन्वॉल्व करके किसी टेक्स्ट को रीड करना। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन जो है वो नाउन है और उसका वर्ब है टू कॉम्प्रिहेंड, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग। और कॉम्प्रिहेंशन होती है कि अंडरस्टैंडिंग अ पीस ऑफ राइटिंग क्रिटिकली एंड थॉरली। ठीक हो गया। अब व्हाट वी हैव टू कॉम्प्रिहेंड इन द टेक्स्ट, हमने टेक्स्ट के अंदर अंडरस्टैंड क्या करना है, ये सवाल उठता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने टेक्स्ट के अंदर हमने कॉम्प्रिहेंड करना है दो चीज़ों को, कि हमारा जो टेक्स्ट मटेरियल है या जो कंटेंट है वो किस चीज़ के बारे में है, और दूसरा राइटर उसको लिखते हुए कौन सी टोन यूज़ कर रहा है, राइटर का स्टाइल क्या है, राइटर का मूड क्या है, क्या राइटर किसी चीज़ के अगेंस्ट बात कर रहा है, क्या राइटर किसी चीज़ के हक में बात कर रहा है, क्या राइटर मुझे परसुएट कर रहा है, मुझे अगर मैं कहूँ कि एक चीज़ पर आमादा करा रहा है, तो ये सारा राइटर का स्टाइल कहलाता है। ठीक है, इस राइटर ने क्या प्रेजेंट किया टेक्स्ट में, यह राइटर पर डिपेंड करता है, राइटर के टोन और स्टाइल पर। तो हम लोगों ने टेक्स्ट के अंदर दो चीज़ों को समझना है कि मटेरियल और कंटेंट किसके बारे में है और राइटर ने उसे कैसे प्रेजेंट किया है। जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, उसमें होते हैं अक्सर ये वाले सवाल, जैसे टाइटल के बारे में पूछा जाता है, सेंट्रल आइडिया के बारे में पूछा जाता है जो टेक्स्ट हमें गिवन होता है। अक्सर औकात वोकेबलरी का वर्ड दिया जाता है। यहाँ पे आप लोगों ने परेशान नहीं होना, वोकेबलरी ऐसी होती है कि बंदे को उस टेक्स्ट से कॉन्टेक्चुअल मीनिंग से पता चल जाती है। पर्टिकुलर डिटेल्स के बारे में पूछा जाता है कि मतलब ये एक पैराग्राफ है तो इसी के अंदर से कुछ डिटेल पूछ लेते हैं कि क्या बच्चे ने ये चीज़ जो है इसको देखा है, उसने अटेंटिवली इसको पढ़ा है। ठीक है, कभी कभी आपसे इन्फ्रेंस पूछा जाता है, मतलब व्यू पॉइंट आपका। ठीक है, ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि जो टोन है या जो मूड है राइटर का पैराग्राफ या टेक्स्ट के अंदर वो कैसा है, क्या वो इन फेवर है, अगेंस्ट है, या कैसे है। ठीक है, कभी कभी आपसे एक्सेप्शंस, मतलब चार ऑप्शन दिए होते हैं, तीन ऑप्शन ऐसे ऐसे होते हैं कि जो हमारे पैराग्राफ के अंदर से होते हैं और चौथा ऑप्शन ऐसा होता है कि वो पैराग्राफ में से नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सेप्शंस। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, दो तीन स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके आपसे पूछा जाता है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो वो बेसिकली उसी पूरे पैराग्राफ को मिला के लिखा होता है और एक को उन्होंने हट के लिख दिया होता है। ठीक है, ये थे हमारे कि कॉम्प्रिहेंशन में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमने अगर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग करनी है किसी टेक्स्ट की, तो हमें कौन सी टेक्निक्स को अपने जहन में रखना है। तो दो टेक्निक्स होती है रीडिंग की जिनको हमने कॉम्प्रिहेंशन करते हुए अपने जहन में रखना है, एक है स्किमिंग और एक है स्कैनिंग। ठीक है, स्किमिंग क्या होती है, देखिए स्किमिंग कहते हैं कि एक सरसरी निगाह लेना। ठीक है, सरसरी जायज़ा लेना, यानी टू गेट द ओवरऑल व्यू, तमाम पैराग्राफ या तमाम टेक्स्ट की एक सरसरी या निगाह लेना जो है वो स्किमिंग कहलाता है। टेक्स्ट की स्किमिंग हम इसलिए करते हैं कि एक तो हमें टेक्स्ट का टाइटल पता चल सके और एक हमें टेक्स्ट का सेंट्रल आइडिया पता चल सके, हरिडली और क्विकली। ठीक है बच्चों, आप लोगों से अगर कभी टाइटल पूछा जाए ना, तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि जो टाइटल होता है वो पैराग्राफ या टेक्स्ट के या तो पहली लाइन में गिवन होता है जिसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, या वो पैराग्राफ की लास्ट लाइन में गिवन होता है। ठीक है, टाइटल हमेशा इन दो जगहों पर होता है। एक
स्ट्रक्चर्ड वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ में हमेशा टाइटल या फर्स्ट लाइन या लास्ट लाइन में होता है। ठीक हो गया। अब स्कैनिंग क्या होती है? देखिए, स्कैन स्कैन वर्ड से ही आपके जहन में आता है कि किसी चीज़ को डीपली डिटेल्स फैक्ट्स फिगर्स के अंदर जांच पड़ताल करना उसकी। ठीक है, तो स्कैनिंग में हम क्या करेंगे? हम टेक्स्ट की डिटेल तक जाएंगे। ठीक है, डिटेल में हम कैसे जाएंगे कि देखें जो चीज़ें बोल्ड होंगी, जो चीज़ें इटैलिक में लिखी होंगी, जो चीज़ें रिपोर्टेड स्पीच में होंगी, हम उन पर स्पेसिफिकली अपना अटेंशन ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, तो स्कैनिंग मीन्स टू गेट इनटू द टेक्स्ट डिटेल्स दैट इंक्लूड फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ द टेक्स्ट पैराग्राफ। ठीक हो गया। अगर हमें कोई रीडिंग दी जाती है, कोई पैराग्राफ दिया जाता है, तो प्यारे बच्चों हमने उसको हैंडल कैसे करना है, हमने रीडिंग कैसे करनी है? ठीक है, तो रीडिंग करने के 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है बिफोर रीडिंग प्रोसेस, एक होता है ड्यूरिंग रीडिंग प्रोसेस और एक होता है आफ्टर रीडिंग प्रोसेस। अब जो आपके पेपर का पैटर्न है कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग, इसके लिए आप लोगों ने बिफोर रीडिंग प्रोसेस में क्या करना है कि आप लोगों ने सबसे पहले जाकर अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को रीड करना है। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? बिफोर रीडिंग प्रोसेस, जिसमें हमने जाकर अपने क्वेश्चंस को ऐड कर पढ़ना है, रीड करना है। ठीक है, दूसरा ड्यूरिंग रीडिंग प्रोसेस क्या है कि क्वेश्चंस को रीड करने के बाद हमने आ जाना है अपने टेक्स्ट को रीड करना है। टेक्स्ट को रीड करते हुए हम लोगों ने अपने टेक्स्ट के दौरान रीडिंग करते हुए हमने ख्याल रखना है कि कौन सी चीज़ इन्वर्टेड कोमास में है, उसके ऊपर स्टार लगा दो। कौन सी चीज़ बोल्ड है, उसके ऊपर स्टार लगा दो। कौन सी चीज़ें एब्रीविएशंस है, उसके ऊपर कुछ और निशान लगा लो। कौन सी चीज़ें जो हैं वो मतलब ऐसी हैं कि आपको लगता है कि ये अंडरलाइन करनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ, ठीक है, आप लोगों ने हर चीज़ को साथ ही साथ आप लोगों ने अंडरलाइन, टिक, स्टार वगैरह बना लेना। आफ्टर रीडिंग प्रोसेस में क्या होगा कि जो सवाल आपने पढ़े थे उन जैसे वर्ड्स आपको पैराग्राफ में ड्यूरिंग रीडिंग प्रोसेस मिले हैं, जहाँ जहाँ उनको आप जल्दी से सर्कल कर लो या देख लो। ठीक हो गया। आफ्टर रीडिंग प्रोसेस में आपने क्वेश्चन पढ़ा था, जब आप रीडिंग करते हुए ड्यूरिंग रीडिंग प्रोसेस में जब आप उस तरह के वर्ड्स आपके सामने आए, तो आफ्टर रीडिंग प्रोसेस में आपने जल्दी से उन पर दोबारा क्वेश्चन पढ़ के उधर चले जाना है जल्दी से और अपना आंसर ढूंढ लेना है। ठीक हो गया। अब देखें, कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी कि इफ़ेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन के जो टिप्स होती हैं जो आप अपने पेपर में बरोएकार लाकर अपनी कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर सकते हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले आपने जाकर टेक्स्ट के क्वेश्चंस को रीड करना है। फिर आपने हरिडली स्किमिंग कर लेनी है। स्किमिंग क्या था कि फ़ौरन से आपने टेक्स्ट का टाइटल और सेंट्रल आइडिया देख लेना है। ठीक है, फिर आपने स्कैनिंग पॉइंट पर आ जाना है। 3rd नंबर पर स्कैनिंग क्या है कि जितने भी मेजर डिटेल्स है, इन्वर्टेड कोमास में टेक्स्ट है, इटैलिक्स है, बोल्ड है, ठीक है, उसको जल्दी से देख लो। फिर क्या करो? अंडरलाइन करो उन वर्ड्स को जो आपको सवाल में मिले थे और आप पैराग्राफ में उनसे होते हुए आगे जा रहे हो, उनको अंडरलाइन करते हुए जाओ। ठीक है, 5वां वेरी इंपॉर्टेंट टिप, देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आपको उसका जवाब नहीं मिलता, तो आप लोगों ने बस उसी क्वेश्चन पे बैठकर 10 दफ़ा पैराग्राफ को रीड नहीं करना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा भी नहीं आ रहा, मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड का आंसर मिलते ही आप लोगों को कहीं ना कहीं पैराग्राफ में से अपने सेकंड और फर्स्ट का आंसर भी मिल जाता है। ठीक है, ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि अगर पहले का आंसर नहीं मिलता तो डोंट वेस्ट टाइम ऑन द सेम क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज करे। मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट पर मूव करने से, थर्ड पर मूव करने से, 2 सवाल करने से आपको पहले का आंसर पैराग्राफ में मिल जाता है। ठीक है, थोड़े से देखें, हमेशा याद रखें कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको रिलैक्स रहना है। रिलैक्स रहोगे, ठीक है, आप बहुत आसान सवाल होता है, बस आपकी अटेंशन और रिलैक्स माइंड की ज़रूरत होती है। ठीक है, रिलैक्स माइंड और विदाउट टेंशन आप एक नंबर अपना नहीं खो बैठोगे। अगर इसमें से एक सवाल आता है, अगर 2 आते हैं तो आप अपने 2 नंबर नहीं खो बैठोगे, क्योंकि बहुत आसान होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, रीड द पैसेज। इसी तरह आपको एक पैसेज दिया होगा, अब हम इसको रीडिंग करते हैं। पहला स्टेप क्या है कि जल्दी से मैंने अपने क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इंट्रिकेट मेंशन्ड इन द आर्टिकल। ठीक हो गया, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटीसी एज पर द पैसेज। ठीक हो गया। Question number 3. Since 1980, the United States of ITC has received how many complaints alleging damage from imports that benefit from subsidies by foreign governments? Question number 4 हो गया, as per the passage, which of the following is the second largest producer of rock salt? ठीक हो गया, 4 क्वेश्चन है, मैंने पढ़ लिए। अब मैं अपने पैसेज की तरफ जाती हूँ।
Many United States companies have unfortunately made the search for legal protection from import competition into a major line of work. Since 1980, the United States International Trade Commission has received about 280 complaints alleging damage from imports that benefit foreign governments subsides. Another 340 charge that foreign companies dump their products in the United States at less than fair value. Even when no fair practices are alleged, the simple claim that an industry has been injured by imports is sufficient grounds to seek relief, contrary to the general impression that quest for import relief has hurt more companies than has helped. As corporations began to function globally, they developed an intricate web of marketing, production, and research relationships. The complexity of these relationships makes it unlikely that a system of import relief laws will meet the strategic needs of all the units under the same parent company. Internalization increases the danger that foreign companies will use import relief laws against the very companies the laws were designed to protect. Suppose a United States owned company establishes an overseas plant to manufacture a product while its competitor makes the same product in the United States. If the competitor can prove injury from the imports and that the United States company received a subsidy from a foreign government to build its plant abroad, the United States company's products will be uncompetitive in the United States since they would be subject to duties. Perhaps the most brazen case occurred when the ITC investigated allegations that Canadian companies were injuring the United States salt industry by dumping rock salt used to de-ice roads. The bizarre aspect of the complaint was that a foreign conglomerate with United States operations was crying for help against a United States company with foreign operations. The United States company claiming the injury was a subsidiary of a Dutch conglomerate. In contrast, the Canadian companies included a subsidiary of a Chicago firm that was the second largest domestic producer of rock salt. ठीक हो गया, ये मेरा था पैसेज. अब पैसेज के अंदर मुझे कहाँ कहाँ मिला है कि मुझे एक सवाल तो यहाँ से पूछा गया था, इंटरनेशनल ट्रेड कम्युनिकेशन का स्टैंड फॉर पूछा था. ये देखें, ये 280 कंप्लेंट्स, ये एक यहाँ पे सवाल था जो मैं पढ़कर आई थी. फिर एक सवाल जो मैंने देखा है वो यहाँ पर ये था कि लास्ट पर बिल्कुल मुझे नज़र आया है कि यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि सेकंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के बारे में पूछा था. फिर एक और सवाल था, तो अब मुझे एक और सवाल नहीं मिल रहा, मैं पहले सवाल पर चली जाती हूँ. सिनोनिम ऑफ इंट्रिकेट, ठीक है, ट्विस्टेड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, एडवांस्ड, डेवलप. अब जाके देखते हैं इंट्रिकेट. अभी मैंने इंट्रिकेट पढ़ा है, ठीक है, ये है इंट्रिकेट. कॉर्पोरेशंस बिगेन टू फंक्शन ग्लोबली, दे डेवलप एन इंट्रिकेट वेब. आपको क्या लगता है कि जो वेब होता है, कभी स्पाइडर का वेब देखा है आप लोगों ने? झाला, झाला जो होता है क्या वो आसानी से बना होता है? झाले में इतने ज़्यादा मतलब इधर से उधर सारा मतलब लाइंस गई होती हैं. ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, ट्विस्टेड होता है, समझने से कासिर होते हैं हम उसको. वेब को हमेशा हम कन्फ्यूजन से रिलेट करते हैं. तो इंट्रिकेट का मतलब क्या आ गया? ट्विस्टेड. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकता, सिंपल भी नहीं हो सकता, एडवांस और डेवलप नहीं है. स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल तो दोनों सेम है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, एलिमिनेट हो गए. एडवांस और डेवलप भी नहीं हो सकते क्योंकि आगे वेब का वर्ड यूज़ हुआ है. सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने आईटीसी पूछा था, ठीक है, आईटीसी. तो आईटीसी में अभी हमने क्या पढ़ा है? इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन. इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन, ये देखें इटैलिक में लिखा है, इसका हमने ख्याल रखना है. तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन हो गया. तीसरा क्या है? सिंस 1980 द यूनाइटेड स्टेट आईटीसी हैज़ रिसीव्ड हाउ मेनी कंप्लेंट्स फ्रॉम इंपोर्ट्स. अभी हमने पढ़ा कि हाउ मेनी कंप्लेंट्स, कितनी कंप्लेंट्स रिसीव की थी उसने? हैज़ रिसीव्ड अबाउट 280 कंप्लेंट्स. ठीक है, 280 यहाँ पर हमारा आंसर हो गया. फिर है एज पर द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. तो कौन है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर? अ सब्सिडरी ऑफ अ चिकागो फर्म, ये लिखा है. A subsidiary of the Chicago firm that was the second largest domestic producer of a rock salt. ठीक हो गया प्यारे बच्चों? And this is how you all have to solve the comprehension paragraph. ये इसके आंसर्स मैंने एंड पर भी दे दिए.
ये जो पैराग्राफ था ये मैंने इस स्पेसिफिक वेबसाइट से आप लोगों के लिए एक्सट्रैक्ट किया था। मेरे ऊपर प्लेजरिज्म का केस ना हो जाए, इस वजह से मैंने इसका यहाँ पे रेफरेंस आपको दे दिया है, ये पैराग्राफ जहाँ से मैंने एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक हो गया। फिर आप यहाँ पर देखें कि दोबारा से इफ़ेक्टिव टिप्स पढ़ लें। पहले आपने क्वेश्चंस को रीड करना है, फिर स्किम करना है जल्दी से जाकर, ठीक है। फिर आपने स्कैन कर लेना है बोल्ड इटैलिक्स वर्ड्स को, जैसे मैं साथ साथ उनको देख रही थी कि अच्छा ये बोल्ड है, ये इटैलिक है, ये अब्रीविएशन है। फिर आपने अंडरलाइन कर लेना है अपनी रीडिंग के अंदर से जो क्वेश्चन के सेम वर्ड्स आपको मिलते हैं। अब मेरे पास हार्ड फॉर्म नहीं था, वरना मैं साथ साथ ही अपने इंट्रिकेट वगैरह को अंडरलाइन कर लेती। और फिर आपको पहला सवाल नहीं आता तो दूसरे पर मूव करें। ठीक हो गया। So, this was all about today's reading comprehension lecture. मैं 100% श्योर हूँ कि इसको सुनने के बाद कोई किसी भी बच्चे को डाउट नहीं रहेगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है और सिलेबस के अंदर ये क्यों दिए गए, इसमें से कैसे सवाल आएंगे। ठीक हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा प्यारे बच्चों, और प्लीज़ मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। आने वाले बच्चों को बताइएगा कि यहाँ पर ये इस चैनल को देखें, यहाँ से उनको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। मस्ट लाइक कीजिएगा और मुझे अच्छा सा कमेंट दीजिएगा अगर आप लोगों को कुछ समझ आया है तब भी, और अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।